नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के दो सबसे बड़े स्तंभों संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्ति संघर्ष की। सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद, कौन बड़ा है? देश और संविधान का ये बड़ा सवाल है। क्या संसद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के कानून को रद्द कर सकती है? अगर दोनों में टकराव हो जाए तो क्या होगा? कौन बड़ा है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या सुप्रीम कोर्ट, जिसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है? यह मुद्दा हमेशा से विमर्श का विषय रहा है। अतः यह वीडियो देश के सभी प्रबुद्ध नागरिकों के लिए है, विशेष रूप से यूपीएससी एवं जुडिशरी की तैयारी कर रहे छात्रों एवं राष्ट्रीय राजनीति को पैनी दृष्टि से देखने वाले मेरे दर्शकों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आनंद भी आएगा। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहले समझते हैं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट कौन क्या करता है। संसद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, जो विभिन्न 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। संसद नीतियां बनाती है और सरकार चलाती है। संसद भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील के मामले सुनता है और उसमें अपना अंतिम निर्णय भी देता है। एक परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों की भी सुनवाई करता है। पहले सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक स्थान संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में था, जहां 1937 से 1950 तक भारत की पूर्व संघीय अदालत बैठती थी। फिर 1958 में सुप्रीम कोर्ट अपने वर्तमान स्थान पर विराजा, जहां यह इस समय वर्तमान में है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया थे और वर्तमान में जस्टिस संजीव खन्ना जी भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह तय करता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। न्यायिक समीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट सामान्य कानूनों के साथ साथ सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों को भी बुनियादी ढांचा सिद्धांत के विपरीत पाने पर अवैध और अमान्य कर देता है। अब सीधा सवाल उठता है कि अगर संसद कानून बनाती है और कोर्ट को उसी कानून के आधार पर फैसले देने हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को हटा सकती है? ये यक्ष प्रश्न है, जिस पर बहुत विमर्श भी चलता है। तो चलिए समझते हैं संसद और संसद के बीच टकराव की स्थिति कब कब आती है। संविधान की धारा 13 और 32। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। आइए संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 के बारे में भी विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह असंवैधानिक माना जाएगा और शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन विधियों का प्रावधान कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। ये संविधान का जो है धारा 32 कह रही है और संविधान के 13 और 32 दोनों के मामले। इस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दे रखी है। आइए अब हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों को समझते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मनमानी करने से रोका है। इसमें सबसे प्रमुख केस जो है वो केशवानंद भारती केस 1973। इस केस को तो भारत के हर नागरिक को समझना ही चाहिए और विशेष रूप से कानून के विद्यार्थियों को।
ये मामला गोलकनाथ केस 1967 से मिलता जुलता है और सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को थोड़ा और परिष्कृत कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि गोलकनाथ मामले में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है। स्वामी केशवानंद भारती केरल के एक मठ के प्रमुख थे और केरल सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून 1970 के तहत उनकी भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। उन्होंने कानून को चुनौती दी, जिसने धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया था। मामला अनुच्छेद 26 के तहत था, जो सरकारी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन के अधिकार से संबंधित था। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों वाला एक पीठ गठित किया था। मतलब इतना महत्वपूर्ण मामला था ये कि इसके लिए सबसे बड़ी बेंच गठित की गई थी। उन्होंने संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस केस में सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार ने भी जो पक्ष रखा कि गोलकनाथ केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती है। सरकार ने कहा कि यह अधिनियम संपत्ति के अधिकार पर उचित प्रतिबंध है और यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए है, जिसका उद्देश्य जमींदारों से जमीन लेकर गरीब और भूमिहीन लोगों को देना था। यह सरकार ने कहा। और इसके पहले भी इंदिरा गांधी सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन भी किया था। यह गोलकनाथ केस के बाद का मामला है। और सरकार ने तर्क दिया कि संसद को सामाजिक न्याय हेतु संविधान में कोई भी बदलाव करने की शक्ति है। यह सरकार ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने 7-6 के बहुमत से फैसला दिया। इस मामले में निर्णय ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संघर्ष को समाप्त कर दिया और देश में लोकतांत्रिक प्रणाली का उद्भव साबित हुआ। मामले को 2 कानूनी विद्वानों N.A. पालकीवाला, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था, और H.M. शीरबाई, जिन्होंने केरल राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, के बीच दिलचस्प कानूनी लड़ाई के परिणाम के रूप में भी देखा जाता है। पालकीवाला जी के और सीरम जी के बीच में इस मामले की सुनवाई 67 दिनों तक चली थी और अंततः 24 अप्रैल 1973 को 703 पृष्ठों का विशाल निर्णय सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मौलिक संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति हुई इस निर्णय के बाद से, जिसमें कहा गया कि संविधान की मौलिक संरचना को बदलने वाला कोई भी संशोधन असंवैधानिक और अमान्य होगा। ये सीधे सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इस निर्णय ने जहां संसद की असीमित शक्तियों पर नियंत्रण लगा दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी घोषित कर दिया गया है। इसी के बाद लोग कहने लगे कि नहीं भाई, हमारा जो है वो गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। भविष्य में जब भी संसद कोई असंवैधानिक कानून बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसे संविधान के मौलिक संरचना सिद्धांत के आधार पर तौलेगा और विपरीत पाए जाने पर उसे रद्द कर देगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं। मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस मामला यह था कि 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए संसद की शक्ति बढ़ाने की कोशिश की थी। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती और सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख सकती है। इसमें मुद्दा यह बना कि क्या संसद संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे न्यायपालिका का नियंत्रण ही खत्म हो जाए। अब समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की धारा 36 से धारा 51 में वर्णित है, जिनका सार है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के लिए एक बहुत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। ये आमतौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य नागरिकों या लोगों को आश्रय, भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारत के संविधान ने मूल रूप से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वर्गीकृत नहीं किया है, लेकिन उनके निर्देशों और सामग्री के आधार पर हम उन्हें 3 प्रकार से वर्गीकृत भी कर सकते हैं: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक
बौद्धिक सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दोहराते हुए कहा है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं हो सकती। यह सीधे सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद मनमाने ढंग से कोई भी चीज नहीं कर सकती, असीमित नहीं हो सकती, मतलब मनमाना काम नहीं कर सकती। फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। ये दोबारा दोहराया उन्होंने। सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रख सकती। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनसे ऊपर आप बुनियादी उसको नहीं रख सकते। इस केस का प्रभाव यह हुआ कि संसद पर सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण बरकरार रहा। सरकार को यह स्पष्ट संदेश मिला कि वह संविधान को मनमाने तरीके से नहीं बदल सकती। फैसले ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इस फैसले के बाद अब बात करते हैं एनजेएसी केस 2015 जो मोदी जी के टाइम पे हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। मामला यह था कि भारत में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती थी, जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज नियुक्ति तय करते थे। उनकी एक कमेटी बनी हुई सुप्रीम कोर्ट की, वो अपना छानबीन करते थे कौन अच्छा है कौन खराब है, और फिर वो उसके हिसाब से जजों की नियुक्ति करते थे। 2014 में मोदी सरकार ने एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया, जिसमें सरकार और लोकसभा को भी जजों की नियुक्ति में अधिकार देने का प्रावधान किया। सरकार का तर्क था कि कॉलेजियम सिस्टम पारदर्शी नहीं है और सरकार को भी इसमें भूमिका मिलनी ही चाहिए। इस केस का मुद्दा यह था कि क्या सरकार को जजों की नियुक्ति में दखल देने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 4-1 के बहुमत से एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अपने निर्णय में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सरकार को जजों की नियुक्ति में सीधा हस्तक्षेप नहीं मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एनजेएसी द्वारा जजों की नियुक्ति से न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है, मतलब एक खतरा भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस का प्रभाव हुआ कि अब सरकार जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अब ये फिर से कॉलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपना कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा हुआ है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव जरूर बढ़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वायत्ता को बनाए रखा। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को पीछे कर दिया, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? अब बात करते हैं नवी अनुसूची, 9th शेड्यूल और संसद की होशियारी की भी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची की स्थापना 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। इसमें उन कानूनों की सूची शामिल है जो न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, अर्थात नवी सूची के कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर कोई कानून नवी सूची में आ गया तो उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये माना जाता था। यह अनुसूची मुख्य रूप से भूमि सुधार कानूनों और अन्य सामाजिक कल्याण और आर्थिक असमानता को कम करने के उपायों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। अब सरकार ने कुछ कानूनों को नवी अनुसूची में जानबूझ करके डाल दिया ताकि कोर्ट उन्हें रद्द न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो नवी अनुसूची में डालने से भी बच नहीं सकता। ये स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको याद होगा कि आरक्षण मामलों में संसद का ने जो है कानून बनाया था, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको 50% तक सीमित कर दिया और अपनी शक्ति दिखाई कि नहीं, आप सामाजिक समरसता या नागरिकों के अधिकार के आधार पर ये नहीं कर सकते। इन फैसलों के निष्कर्ष ये निकले कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है और संसद के कानूनों को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के जरिए असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संसद कानून तो बना सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, जो संविधान निर्माताओं ने दोनों को दे रखा है, संसद को भी और कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी।
तो दर्शकों, इस मामले में दो प्रश्नों में आपके विचार क्या है? पहला, क्या आपको लगता है कि सरकार को जजों की नियुक्ति में भूमिका मिलनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार से ज्यादा शक्ति रहनी चाहिए जितनी अभी है? अपनी राय और जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।